क्लास 12 का एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, और ये जो चैप्टर है इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी रिपीट बोर्ड में पूछा जाता है, जिसको अगर आप सही से पढ़ के जाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। इनफैक्ट बोर्ड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और जेई में तो पूछा ही जाता है। तो इस सभी में जो है ना, बोर्ड्स में भी या जेई में भी देखोगे तो रिपीट मोड में पूछा जाता है, मतलब सेम कंसेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप इसको ठीक से जानते हो तो आपके लिए दोनों जगह क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब बोर्ड में भी आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो और जेई में क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के अंदर, तो बेसिकली उसमें देखते हैं हम लोग दो मेथड होता है। एक होता है जैसे क्रैमर्स रूल और एक होता है विदाउट क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग तीन कंडीशंस के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे एक होता है आपका कि जब आपको लीनियर इक्वेशन लोगे तो तीन तरह का सिचुएशन होगा। जैसे एक होगा नो सॉल्यूशन, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब दो मेथड लगाते हो तो उसमें से कोई एक मेथड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। और एक होता है आपका जो सिंपल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हम जो लगाते हैं उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट वाला मेथड लगाते हैं। एक एडजॉइंट का मेथड होता है, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आपको हम दोनों मेथड बताते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आप एडजॉइंट का मेथड सॉल्व करेंगे तो देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का अगर सॉल्व करोगे तो एक होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, एंड एडजॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होगा वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफिनिटली सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ए जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जैसे ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसके जो कोफिशिएंट को लेकर के आप अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म करते हो तो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा, एंड देन उसको डिटरमिनेंट निकाल के आप 0 कर दो। एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिसेस का जो आप मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाले हो उसका एडजॉइंट निकालो। के मतलब कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट जो 5 - 4 7 लिखा हुआ है, इसको आप के लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 करो, एंड देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आपके लिए ये मेथड होता है, एडजॉइंट मेथड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जब हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से जिसमें दो अननोन है अल्फा बीटा और दोनों आपका लीनियर इक्वेशन के साइड में ही दे रखा है, जैसे एक होता है अल्फा बीटा में से कोई अगर इस साइड दिया रहता तो आप एडजॉइंट वाला मेथड लगाते तो आपके लिए इजी रहेगा। पर अल्फा बीटा इस साइड में दे रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्रैमर्स रूल लगा देना चाहिए। क्रैमर्स रूल्स के थ्रू क्या हो जाता है, क्वेश्चन ये थोड़ा इजी होगा। तो देखिए क्रैमर्स रूल्स वैसे तो आपको जनरली आप नहीं पूछा जाता, बोर्ड्स वगैरह में नहीं पूछा जाता क्योंकि आप सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको लगाना कैसे क्रैमर्स रूल ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में काफी हेल्प कर देता है। तो क्रैमर्स रूल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली अगर तीन वेरिएबल का इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको टोटल 4 डिटरमिनेंट फॉर्म करना होता है, जिसमें एक होता है कोएफिशिएंट के लिए, फिर होता है एक वेरिएबल x के लिए, वेरिएबल y के लिए, एक होता है वेरिएबल z के लिए। तो देखिए अब हमको थोड़ा फॉर्म करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कैसे होता है। तो जैसे डेल्टा, तो देखिए डेल्टा लिखते हैं हम लोग, जो हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स से जो फॉर्म कर देते हैं उसी का डिटरमिनेंट। तो बेसिकली जैसे कोएफिशिएंट लिखोगे डेल्टा, तो डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा 2 3 - 1, ये हो जाएगा आपका 1 अल्फा 3, और ये हो जाएगा आपका 3 - 1 बीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो एक हो गया ये जो कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। अब आप तीन डिटरमिनेंट और लिखोगे जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो देखिए डेल्टा 1 का मतलब यहाँ पर ये है, डेल्टा 1 इज रिलेटेड टू डेल्टा x, मतलब डेल्टा 1 बोलो या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा x। ठीक है, जनरली हम लोग x वेरिएबल के लिए इसको लिखते हैं। तो डेल्टा x अगर आपको लिखना हो तो करना क्या है कि देखिए ये जो मैट्रिसेस, ये जो डिटरमिनेंट लिखे हो आप, इसका y और z वाला कोफिशिएंट को सेम रखना है। बस x वाले कांस्टेंट के जगह, x वाले वेरिएबल के जगह पर, कोफिशिएंट के जगह पर आपको कांस्टेंट को डाल देना है। जैसे यहाँ पर देखो 3 अल्फा -1 सेम रहेगा, -1 3 बीटा सेम रहेगा, यानी y और z का जो कोफिशिएंट है वो सेम रखेंगे हम लोग। x के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट रख दोगे तो जैसे हो जाएगा 5 - 4 और 7, ये आ गया। इसी तरह से अगर मान लो डेल्टा y लिखना आपको, एक और हम दिखा देते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा y के लिए आप क्या करेंगे, y मतलब y वाले कोफिशिएंट को चेंज करेंगे आप, उसके जगह पर कांस्टेंट रखोगे, और x और y, x और z को सेम रखोगे। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 3 और ये हो जाएगा -1 3 बीटा सेम रहेगा, और चेंज कौन सा करेगा, y वाला, क्योंकि डेल्टा y लिख रहे हो आप। तो y की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये कांस्टेंट आ जाएगा 5 - 4 और 7। इसी तरह से अगर आप डेल्टा z लिखते तो डेल्टा z की जगह पर क्या हो जाता आपका, ये आ जाता एक्स वाई को हम लोग कांस्टेंट रखते, एक्स वाई अब सेम रहेगा आपका 3 अल्फा -1, और z की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 4 और 7। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो जाता है टोटल 4 डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया जो हम लोग क्रैमर्स रूल में यूज करते हैं।
अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए? देखिए क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पर डेल्टा 0 होना चाहिए, साथ साथ डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, ये सब 0 होना चाहिए। तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशन मिलेगा, ये कंडीशन होता है। यानी डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बेसिकली इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशंस मिलेगा। तो हम लोग यही करने वाले हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से किसी दो को 0 कर देंगे, दो अननोन है, आपके अल्फा बीटा आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके दिखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो बेसिक देखिए, बेसिक आप ये यहाँ पर याद रखो क्रैमर्स रूल का, आप इसको लगा सकते हो बहुत आसानी से और ये जो है आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे सिलेबस में हो या ना हो। बाकी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंसर आना जरूरी है तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा आपका। तो बहुत आसान है सॉल्व करना, बस इस कंडीशन को आप ध्यान रखो। अगर आपको एडजॉइंट मेथड से करना है तो एडजॉइंट मेथड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में ही आपको काफी टाइम चला जाएगा। तो वो मेथड आप कम ही फॉलो करो, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में काफी टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेशंस काफी हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, तो आपको बताएं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा को 0 ना करके, क्योंकि इसमें दोनों अननोन अल्फा बीटा है, तो हम लोग करेंगे क्या, डेल्टा 1 को 0 करते हैं, एक बार डेल्टा 2 को 0 करते हैं। मान लो डेल्टा 1 को 0 करेंगे तो आपको बताए थे डेल्टा 1 इज रिलेटेड टू डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, x को रिप्लेस करो कांस्टेंट से। तो x क्या आपका 5 माइनस 4 और 7 यहाँ पर रिप्लेस करो। y z को सेम रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जैसे ये आ जाएगा आपका 2 अल्फा, या फिर इसमें ऐसा करो कि जैसे यहाँ पर हम लोग दोनों में से एक वेरिएबल चाहते हैं कि ये दोनों में से एक वेरिएबल रहे, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेल्टा 3 को 0 करते हैं। डेल्टा 3 को 0 करने से क्या होगा कि हम लोग z वाले की जगह पे कांस्टेंट को ला सकते हैं। तो डेल्टा 3 को 0 करते हैं, मान लो डेल्टा 3 को 0 करोगे, डेल्टा 3 को अगर 0 करोगे तो होगा क्या, x और y का कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा 3 इज रिलेटेड टू डेल्टा z। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपका 2 1 3, ये मिल जाएगा आपको 3 अल्फा माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 माइनस 4 7, और इसको क्या कर दो 0 कर दो, बस हो गया। अब यहाँ से एक अल्फा आपको निकल जाएगा, तो क्या करोगे प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू 7 अल्फा माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा। डिटरमिनेंट आप सॉल्व करना जानते ही होगे। फिर माइनस 3 के लिए आप सॉल्व करोगे, माइनस 3 से जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 7 प्लस 12। ठीक है, प्लस 5 के लिए जब सॉल्व करोगे आप, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये गया तो आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 अल्फा माइनस ऑफ 8, और ये मिलेगा आपको माइनस 12 प्लस 7 19 आ जाएगा, 19 इंटू 3 57 माइनस ऑफ 57, और यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस 5 माइनस 15 अल्फा, माइनस 5 माइनस 15 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ना 14 माइनस 15 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस अल्फा, 57 और 8 और ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका 57 माइनस 8 करोगे तो 65, 65 और 5 क्या हो जाएगा आपका 70, माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका 70, यानी अल्फा वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 70। तो देखिए अल्फा वैल्यू आ गया आपका। अब अल्फा वैल्यू आ गया तब हम लोग बीटा के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको ठीक रखना है, क्योंकि कौन सा 0 करके हमको अल्फा या बीटा आ जाएगा इस बात पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग डेल्टा 3 को 0 किए, जो डेल्टा z से रिलेटेड यानी z वेरिएबल के रिलेटेड है, तो वेरिएबल ऑफ z को रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट से, एंड आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर हमारा अल्फा वैल्यू आ गया, तो अब हम डेल्टा 2 को 0 करते हैं जो y से रिलेटेड है, तो यानी y को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, कांस्टेंट, फिर आपका क्या निकल जाएगा बीटा। तो पहले आप इसको ध्यान रख लो। जब आप इसको ध्यान रख लोगे तो आपको यहाँ पर देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डेल्टा 2 को 0 करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो डेल्टा 2 को 0 करते हैं, डेल्टा 2 यानी डेल्टा y, और इसको हम 0 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 1 3, x तो रहेगा एज इट इज, y की जगह पर क्या रखोगे आप 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 7, एंड देन आ जाएगा आपका माइनस 1 3, और ये हो जाएगा बीटा, माइनस 1 3 और बीटा, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली ये हो गया प्लस माइनस
प्लस, तो देखिए 2 को 2 से सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका -4 बीटा माइनस ऑफ 21, ये आ जाएगा। फिर -5 के लिए सॉल्व करोगे, -5 के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5 हो जाएगा बीटा -9, देन प्लस माइनस माइनस -1 के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 7 प्लस 21, 7 प्लस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर ये हम लोग सॉल्व कर दिए। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा आपको -8 बीटा माइनस ऑफ 42, ये होगा -5 बीटा, ये हो गया आपका प्लस ऑफ 45, देन ये हो जाएगा 12 प्लस 7 19 यानी -19 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले डेल्टा 3 को 0 किए थे, देन डेल्टा 2 को 0 कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 8 बीटा माइनस 5 बीटा कितना हो गया, -13 बीटा, माइनस ऑफ 13 बीटा, और यहाँ पे मिला आपको -42 प्लस 45, तो 45 माइनस 42 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3, एंड 3 माइनस 19 करोगे तो आपको मिलेगा -16 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 13 बीटा, 8 बीटा माइनस 5 बीटा कितना हो गया आपका -8 माइनस 5 -13, ये हो गया 3, 3 माइनस 19 करोगे तो 16। तो यहाँ पर ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, -13 बीटा इज इक्वल्स टू 16, तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -16/13। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा वैल्यू आ गया। अब आपको जो पूछा गया आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा गया 13 अल्फा बीटा वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 13 अल्फा बीटा वैल्यू निकाल सकते हो। तो अल्फा वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 70 है, तो 13 अल्फा बीटा आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, 13 अल्फा बीटा यानी -70 बेसिकली अल्फा वैल्यू। तो 13 अल्फा बीटा को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 13 इंटू माइनस ऑफ 16/13 इंटू माइनस ऑफ 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो जब 13 से 13 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 16 इंटू 70। ठीक है, तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 112 और ये 0, तो 1120, मतलब यहाँ पर 1120 इसके आंसर होंगे, यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट मोड में पूछा जाता है। आपको बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में जेईई के एग्जाम में भी हर बार पूछा जाता है, इनफैक्ट हर सेट में पूछा जाता है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस से रिलेटेड आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। इनफैक्ट तीनों ध्यान रखना चाहिए आपको, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस, तीनों कंडीशन ध्यान रखो। जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हो। तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेना चाहिए। आप अगर जेईई के एग्जाम देने जा रहे हो या बोर्ड्स के भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो रिलेटेड आपको जितने भी कंसेप्ट है जो कि बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हो, और यहाँ पर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रामर रूल मेनली आपको देखोगे तो बोर्ड्स वगैरह में नहीं लगाना होता है क्योंकि सिलेबस में अब है नहीं। अब जनरली आप जो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सिंपल मेथड होता है जॉइंट वाले मेथड, वो आपको फॉलो करना चाहिए। जॉइंट वाले मेथड के थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा जॉइंट वाला जो मेथड होता है वो लेंदी होता है, मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है, और उसको आप एक बार ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तीनों कंसेप्ट आप ये सारा चीज कंसेप्ट ध्यान रखिए, क्योंकि जो रिपीट मोड में पूछा जा रहा है तो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए इसको, और इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, बस कंडीशन ध्यान रखना चाहिए। तो आप आसानी से इसको फॉलो करो, देखो कैसे बनता है, एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा।